हेलो कॉलेज स्टूडेंट्स, दिस इज मी इशिता एंड यू आर वाचिंग इग्नू पाठशाला। आज हम कवर करेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। ये यूनिट नंबर 8। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है ये। स्टार्ट करते हैं विद ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में इतना बताया गया है कि जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, डेवलपमेंट बढ़ा वर्ल्ड वाइड, तो कैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बढ़ी किसके अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नेंस जो पूरा था वो ट्रांसफॉर्म हुआ, शिफ्टिंग इट फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क टुवर्ड सिटीजन सेंट्रिक मॉडल। यानी कि जो पुराना, जो लीडर सेंट्रिक मॉडल था, पुराना मॉडल कैसा था, लीडर सेंट्रिक। लीडर सेंट्रिक का मतलब क्या था, जो गवर्नमेंट होती थी ना, वो लॉ बनाती थी, पब्लिक पॉलिसीज बनाती थी, अपने अकॉर्डिंग बनाती थी, एज वेल एज सिटीजन्स का इतना ध्यान जो है उसमें वो नहीं रखती थी। ठीक है, सिटीजन क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, इन सब चीजों को क्या किया जाता था, इग्नोर किया जाता था। बस पब्लिक वेलफेयर के नाम पे पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग की जाती थी। ओके, तो अब जो स्कोप है वो किधर शिफ्ट हो गया, सिटीजन सेंट्रिक मॉडल की तरफ, जहाँ पे लोगों की क्या डिमांड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, क्या इश्यूज आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सब चीजों को ध्यान में रख के जो ब्यूरोक्रेसी है वो रन कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे द स्कोप ऑफ गवर्नेंस। जो मॉडर्न गवर्नेंस है वो डील करती है विद द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ रूल मेकिंग एंड कलेक्टिव एक्शन। आज के टाइम पे जो गवर्नेंस है वो कलेक्टिव एक्शन पे डील करती है। कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास, जो फेमस कोट है बाय मोदी जी। ठीक है, कि हम पूरी जो सोसाइटी है उसको कलेक्टिवली कैसे एक साथ लेके चले। ठीक है, किसी एक सेक्शन का ना सोच के, ठीक है, मार्जिनलाइज ग्रुप का खाली ना सोच के, पूरा सभी लोगों को इक्वली, सभी लोगों के बारे में इक्वली सोच के। Next is it acknowledged that government have limited capacity, making the integration of participatory element decision making vital for effective public policy. नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, जो स्कोप है गवर्नेंस का वो वाइड हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड कैपेसिटी है ना, लिमिटेड चीजें हैं, उन्हीं के साथ उन्हें पब्लिक वेलफेयर करना है। तो जब लोगों के इश्यूज सामने आएंगे, लोगों की डिमांड सामने आएंगी पब्लिक पॉलिसी के अंदर, कि वो किस टाइप की हेल्प चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, तो क्या है, गवर्नमेंट जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी सिटीजन सेंट्रिक मॉडल के हिसाब से, कि सिटीजन्स को क्या चाहिए, rather देन कुछ भी मतलब कोई दूसरा लॉ लाके या कोई ऐसी पॉलिसी बना के जिससे लोगों का फायदा ना हो। ओके, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव फॉर आईसीटी। For developing country, ICT is recognized as a critical pillar for economic, social, and political growth. डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, इस टाइप की कंट्रीज के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो इकोनॉमी में हम देखें, चाहे वो सोसाइटी के अंदर देखें, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर देखें। ठीक है, अब ये हेल्प क्या करती है, आईसीटी हेल्प करती है लोगों को एम्पावर करने में। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, आईसीटी का मतलब क्या है। आईसीटी का मतलब क्या है, जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। पहले कैसे यूज होता था, कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए पेन और पेपर का यूज होता था, है ना, डॉक्यूमेंट्स होते थे इतने ज्यादा। अब क्या है, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं। ठीक है, तो हम स्टोर कर रहे हैं जो भी डाटा है किसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस डाटा को, ट्रांसमिट मतलब अगर हमें कहीं सेंड करना है तो हम उस चीज को सेंड कर सकते हैं। और बहुत पुराने पुराने टाइम के, मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले की चीजों को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जो कि पेपर डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट इज ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो आप एप्स वगैरह देखते हो ना, कि उमंग ऐप है, जैसे माई गवर्नमेंट ऐप है, तो ये सब किसका पार्ट है, ई गवर्नमेंट का पार्ट है, कि जहाँ पे फंक्शन कर रही है गवर्नमेंट यूजिंग आईसीटी टूल्स। नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस, द ब्रॉडर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टू द process of government to ensure good governance. It aims to involve multiple stakeholder decision making and make government open and accountable. ई गवर्नेंस का मतलब है जहां पर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों से भी जुड़ रहे हैं। हम नहीं, मतलब गवर्नमेंट सरकार जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कॉमन जनता है उनसे जुड़ रही है, प्राइवेट सेक्टर है उससे जुड़ रही है। अब ई गवर्नेंस ना काफी ज्यादा अच्छी जो है, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है, डेमोक्रेसी है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फॉर एग्जांपल, अगर स्विट्जरलैंड में कोई लॉ लाना है ना, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कराती है, पोल पोल या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, हर एक पर्सन के फोन पे ना मैसेज जाता है कि आप इस चीज से सहमत हो तो आप ऑप्शन ए पे टिक करो, अगर आप इस चीज से डिनाई करते हो आप ऑप्शन बी पे टिक करो। तो ये है ई गवर्नेंस की, कैसे गवर्नमेंट जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है लोगों की बात जानने में।
नेक्स्ट इज पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस, वाई आईसीटी। आईसीटी के अनुसार कौन से पिलर्स हैं गुड गवर्नेंस के? पहली है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जहां पे अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम ला रही है या कोई भी पब्लिक पॉलिसी बना रही है तो जो कॉमन जनता है उसके बारे में अवेयर हो। मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है कि भाई हम 100 डे का रोजगार प्रोवाइड कराएंगे गांव के इलाके में, ठीक है, अगर हम रोजगार नहीं प्रोवाइड करा पाए तो हम पैसा प्रोवाइड कराएंगे उन लोगों को। पैसा इन द सेंस जो उनकी डेली दिहाड़ी बैठती है ना वो। अब कॉमन सिटीजन को कैसे पता चलेगा कि भाई गवर्नमेंट ने जो ये वादा किया कि हम 10 लाख स्कीम पे लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, कैसे पता चलेगा? तो सोशल ऑडिट करके इंडिया में जो एक टूल होता है जिसका यूज करके जो गांव के लोग हैं वो पता लगा सकते हैं कि भाई ये स्कीम गांव में लॉन्च की गई तो इसका कितना बेनिफिट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट था इसमें, कहाँ कहाँ इस पे खर्चा किया गया। तो करप्शन जैसी चीजें जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं जब इस टाइप के टूल्स होते हैं तो। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लॉ मेकिंग कर रही है तो उसके लिए वो जवाबदेह हो कॉमन जनता को, ठीक है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है री इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू डिलीवर सर्विसेज एट मिनिमल कॉस्ट एंड मैक्सिमम स्पीड। देखो, जो टेक्नोलॉजी का जब हम यूज करते हैं ना तो कॉस्ट ऑलरेडी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, और स्पीड क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्बन अर्बन बॉडीज देखें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे काम करती है इन दी लोकेशन ऑफ सिटीज, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, अगर किसी प्लेस पे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा कचरा कूड़ा है तो हम एप्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं कि जहाँ पे हम फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं अबाउट आवर इश्यूज, ठीक है, कि हमें इस चीज से दिक्कत है, फिर गवर्नमेंट उस चीज के ऊपर काम करेगी। सो ये क्यों ये सब चीजें क्यों इजी हो पाई हैं? ये सब चीजें इसलिए इजी हो पाई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, कम्युनिकेशन इतना ज्यादा आसान हो गया है। लास्ट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये जो एप्स वगैरह हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका यूज खाली हम देखते हैं कि एजुकेटेड लोग कर पाते हैं, है ना। तो हमें इतना इजी बनाना है इन सब चीजों को, मतलब गवर्नमेंट को इतना इजी बनाना है इन सब चीजों को जिससे जो पुअरेस्ट है, ठीक है, और मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है, वो भी इन सब चीजों को यूज कर पाए, इस्तेमाल कर पाए और अपनी आवाज जो है उठा पाए। नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ आईसीटी। हम देखेंगे कैसे एवोल्यूशन हुआ है आईसीटी का, ठीक है। सो अगर आप आज से काफी टाइम पहले जाओगे तो आपने देखा होगा कि आप किसी को भी ना ऐसे इंटरनेट यूज करते हुए नहीं देखते होंगे जैसे अभी के टाइम पे हम देखते हैं अनलिमिटेड मिल रहा है। तो पहले एमबी में मिलता था, ठीक है, वो भी 100 MB मिलती थी, 50 MB मिलती थी, अब 100 MB तो आधे एक घंटे में इंसान खत्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फेज 1। तो फेज 1 में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलकुलेटर और ट्रांसिस्टर्स आए खाली। देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ से कुछ भी, ठीक है, बस आपको हमें एक मतलब रफ जो है लाइन समझनी है, दैट्स इट। फेज 2 में पर्सनल कंप्यूटर पीसीज आ गए। थर्ड में है माइक्रो प्रोसेसर, जहां पे हम डाटा को प्रोसेस कर पाते थे, स्टोर कर पाते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डाटा को जीबी में, टीबी में। नेक्स्ट आया नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। फिर वो जो केबल वाला आया, केबल वाला सिस्टम आया प्रॉपर। फिर आया वायरलेस एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि नेटवर्किंग एंड इंटरनेट का मतलब क्या है कि इंटरनेट आया बट वायरलेस नहीं था, ठीक है, मतलब हमें हर चीज को कनेक्ट करना पड़ता था तब जो है इंटरनेट आता था। अब क्या आ गया, वायरलेस आ गया कि भाई आपको अपने लैपटॉप को नेट के लिए, इंटरनेट के लिए किसी चीज से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वायरलेस वो वेव्स जो है हमारे आसपास रहती है ना, वाईफाई भी अब क्या हो गया, वायरलेस हो गया, डाटा क्या हो गया, वायरलेस हो गया है। पहले के जो फोन थे ऐसा नहीं था कि जब फेज 1 आया तो उस टाइम पे फोन नहीं थे, या फेज 2 आया उस टाइम पे फोन नहीं थे। फेज 1 के टाइम पे वो जो नॉर्मल पुराने जमाने वाले फोन होते ना, आपने देखा होगा एक प्रॉपर ऐसे 1 2 3 4 दबाने वाला होता है, उसमें ऐसे थे। जब फेज पीसी जब आया उस टाइम पे कीपैड आ चुके थे, 1970s तक कीपैड आ चुके थे, बट उसमें इंटरनेट नहीं था, ठीक है, इंटरनेट नहीं था। फेज 4 में इंटरनेट आया है एंड फेज 5 में वायरलेस इंटरनेट आया है, जहां पे हमें लैपटॉप्स वगैरह को, पीसीस को किसी चीज से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है फॉर इंटरनेट, अब वायरलेस इंटरनेट है। नेक्स्ट इज आईसीटी इनेबल गवर्नेंस द 4 स्टेज मेच्योरिटी लेवल, मेच्योरिटी मॉडल। अब 4 स्टेज मेच्योरिटी मॉडल देख लेते हैं। पहला है फेज 1 में वेब प्रेजेंस, फेज 2 में इंटरनेट इंटरेक्टिव प्रेजेंस, फेज 3 में है ट्रांसैक्शनल प्रेजेंस और फोर्थ में है नेटवर्क प्रेजेंस। अब इन चारों को हम समझते हैं डिटेल में। वेब प्रेजेंस के अंदर क्या है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करती है ऑनलाइन फुटप्रिंट टू डिसेमिनेट बेसिक इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कैन रेंज फ्रॉम स्टैटिक डिटेल टू सर्चेबल डाटाबेस पॉलिसी साइट में। देखो
पहला है वेब प्रेजेंस, मतलब ये जो वेबसाइट्स होती है ना गूगल पे, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह होती है, तो गवर्नमेंट क्या है इस टाइप की वेबसाइट बनाती है जहां पर लोग जो है जाके देख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है, गवर्नमेंट क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है, ये सब। Yes, sir. Next is drivers. In India, this phase was heavily accelerated by the Right to Information Act 2005. अब पहले कोई ऐसे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके कुछ भी नहीं देखता था, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे ना उन्हीं को पता होता होगा कि भाई गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट भी होती है। बट जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में, कि इंडिया के हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट से किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ने जो मतलब प्रोजेक्ट लाया है, कोई भी स्कीम लाई है, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, आरटीआई के थ्रू हम फाइल कर सकते हैं कि भाई हमें प्रॉपर क्या चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप बताओ। जैसे कि अब आप देखते होंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है, और उन्हें लगता है कि भाई मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं और कम दिए हुए हैं, तो वो आरटीआई के थ्रू क्या अपनी कॉपीज भी देख सकते हैं। यूपीएससी में ऐसा होता भी है। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव प्रेजेंस। इंटरेक्टिव प्रेजेंस का मतलब क्या है, एन इंटरेक्टिव इंटरफेस एस्टैब्लिश विद स्टेक होल्डर, सिटीजन कैन इनिशिएट इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट। ये हाँ, वो मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया ना कि इंटरेक्टिव प्रोसेस मतलब क्या है, वर्ड से पता चल रहा है इंटरेक्शन, जहां पे सरकार, गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर में कौन लोग आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, कॉमन सिटीजन, सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो स्टेक होल्डर और जो गवर्नमेंट है वो इंटरेक्ट कर सके आपस में, तो वो किसके थ्रू हो सकता है, ऐप के थ्रू हो सकता है, कोई जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, नंबर्स भी लॉन्च करती है कि अगर आपको कोई समस्या हो तो उस नंबर पे फोन करके संपर्क करें, ठीक है। तो इस टाइप से कॉल नंबर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसैक्शनल प्रेजेंस। ट्रांसैक्शनल प्रेजेंस का मतलब क्या है, फोकस ऑन द कंप्लीट ऑनलाइन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे कि आप अपना बिजली का बिल पहले जो है लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर भरते थे ना, बट अब क्या है, हम घर से ही जो है फोन से क्या कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट ऑनलाइन सॉल्यूशन है ना, टू वे कम्युनिकेशन हो गया, हमने यहाँ से बिल भरा, गवर्नमेंट के पास वो चीज गई एंड हमारा जो है वहां पे पेड लिखा हुआ आ गया कि हमारा बिजली का बिल भर गया। अब इससे हमें सुविधा क्या मिली कि हमें वो लंबी कतारों में खड़ी होने की जरूरत नहीं है ना। Next is network presence and e-participation, a mature government to citizen framework based on seamlessly integrated network of public agency. अब इसमें फोकस क्या होता है, प्रमोट डेमोक्रेटिक इंक्लूजन एंड डायरेक्ट सिटीजन इन्वायरमेंट गवर्नेंस बाय वेब कमेंट फॉरम, डिस्कशन फॉरम, ऑनलाइन पोलिंग, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है। ई गवर्नेंस इंडिया में अभी बहुत ही ज्यादा कम है, और जो लोग जो सिटीजन में इन्वॉल्व भी है ना, वो ज्यादातर एजुकेटेड होते हैं और बहुत ही कम परसेंटेज में है, ठीक है। ई गवर्नेंस का बेस्ट जो हम एग्जांपल कहेंगे वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में डिस्कशन फोरम से लेके ऑनलाइन पॉलिंग से लेके सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। देखो, डिजिटल टाउन हॉल्स तो हम यहाँ पे बना ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ इतनी ज्यादा जनता है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस इंडिया में आनी चाहिए, और इससे क्या होगा ना, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। क्यों हो पाएगी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, है ना, तो ऑनलाइन पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन मेकिंग में, ऑफलाइन नहीं कर सकती, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना इम्पॉसिबल। बट ऑनलाइन जो है लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे तो एक छोटे से छोटे इंसान के पास स्मार्टफोन आपको सबके पास मिलेगा, है ना। नेक्स्ट इज आईसीटी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, 1970 में पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेटअप हुआ। अब इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, जस्ट अ रफ माइंड मैप। 1977 में फर्स्ट मैसिव स्टेप लिया गया टुवर्ड ई गवर्नेंस, जहां पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सेटअप किया गया। 1987 में एनआईसी एनईटी सेटअप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लाया गया, जिसके अंदर 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट थे, ठीक है, एमएमपीस थे, जो स्टेट के ऊपर काम करेंगे, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करेंगे, गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवेज पे काम करेंगे। 2012 में लाई गई नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको वैसे एक रैप आईटी प्लस समझना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब यहां से हो जाता है, डबल टिक लगा लो यहाँ पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमें सबसे पहले बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसीटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, उसी के अंदर 20 मार्क का आता है, क्योंकि कि डिजिटल इनिशिएटिव्स बताओ, ठीक है। तो यही है इनिशिएटिव। फर्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम डीआईपी, जिसको लॉन्च किया गया 2014 में। तीन की विजन थे इसके, पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, डीआईपी के अंदर आते हैं हमारे तीन की विजन एरिया। पहला, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इन विलेजेस। इसका मतलब है, देखो लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स लग रही होगी बट मैं इजी वे में बताती हूँ। इसका मतलब है इजी एक्सेस टू डिजिटल आइडेंटिटीज,
यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी, यानी कि जो इंटरनेट है उसको यूनिवर्सल बनाना, कि गांव तक, छोटे से छोटे इलाके तक जो है इंटरनेट पहुंचे। ठीक है, अब उसको हम इजी एक्सेस कैसे बनाएंगे? टू डिजिटल आइडेंटिटी। डिजिटल आइडेंटिटी क्या है? हमारे पास आधार कार्ड। अब हमें सिम कैसे मिलेगी? इंटरनेट कब हमें मिलेगा? जब हमारे पास फोन में सिम होगी, है ना? तो सिम मिलेगी कब? जब हमारे पास आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड एक ऐसी आईडी है, आईडी प्रूफ है, जो हर एक नागरिक के पास होगा ही होगा इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। तो गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड का मतलब क्या है? कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, पेटीएम, फोन पे, इन सबका हम देख रहे हैं कितना यूज जो है बढ़ रहा है। क्लाउड अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर जैसी साइट, उमंग जैसी साइट जो है, प्रॉपर एप्स लॉन्च किए हैं, जहां पर हम अपने जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेफली सिक्योरली अपलोड करके रख सकते हैं। बार बार हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अरे आधार कार्ड कहाँ रख दिया, अरे बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ रख दिया। ओके, नेक्स्ट इज डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब है डिजिटल लिटरेसी होना। अब हम स्मार्टफोन कैसे कोई यूज कर पाएगा? जब उसको पता होगा कि यहाँ पे कैसे चलाना है, तभी तो डिजिटल लिटरेसी हो। डिजिटल लिटरेसी कब पॉसिबल हो पाएगी? जब जो कॉमन सिटीजन है वो अपनी लोकल लैंग्वेज फोन में यूज कर पाएगा। आप देखते हो फोन के अंदर आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो, इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो, है ना? बंगाली में भी यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्मार्ट सिटीज मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया जून 25,2015 में। अब इसका मिशन क्या था? कि 100 सिटीजन फ्रेंडली या सस्टेनेबल सिटीज हमें बनानी है। स्मार्ट सिटीज के अंदर आता है, मेन जो फोकस रहता है वो रहता है कि हम कैसे इंटरनेट का यूज करें फॉर सिटीज डेवलपमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है? स्मार्ट लाइटिंग। स्मार्ट लाइटिंग का मतलब है कि भाई व्हीकल्स के अंदर, जो हम व्हीकल्स यूज करें ना, उनके अंदर सेंसर्स लगाए जाते हैं। सेंसर लगाए जाएंगे और उसके बाद उनमें से डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि भाई अगर ये गाड़ी यहाँ से, ये 4-5 गाड़ी सेम रूट से जा रही है, तो क्या उस प्रॉपर रूट पे, उस रोड पे लाइटिंग है? जो स्ट्रीट लाइट है, जो रोड की लाइट है, क्या वो जल रही है? अगर नहीं जल रही है तो वो सेंसर जो है इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन जो है सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा कि भाई इस एरिया में लाइटिंग नहीं जली, तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। ठीक है, डाटा से, सिस्टम से वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होंगी, तो सिस्टम से वो डायरेक्टली ऑन हो जाएंगी। तो इस टाइप की हम स्मार्ट सिटी बनाने का मिशन जो है क्या कर रहे हैं, लॉन्च किया गया 2015 से, और काफी स्मार्ट सिटीज जो है बन भी गई हैं। आप एक दो स्मार्ट सिटीज के मुझे नाम बताओ। नेक्स्ट इज स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। वो सेंसर्स के थ्रू जो है हम सिटी को डेवलप कर रहे हैं। ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, जहां पे वेस्ट को सेग्रीगेट करके जो है वेस्ट को मैनेज किया जाएगा। अभी हम क्या देखते हैं, कचरे वाली गाड़ी आती है एंड सारा सब लोग डस्टबिन में सब चीज मिक्स रहती है। प्लास्टिक ले लो, पेपर ले लो, हर चीज जो है मिक्स रहती है, उसको ऐसे ही जो है डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है फॉर स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट। नेक्स्ट आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आईओटी के अंदर क्या आती है? 3 चीजें आती है। पहला सेंसर्स, जो डाटा कलेक्ट करेंगे, जिनको हम लगाएंगे व्हीकल्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर। ओके, और डाटा आएगा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर में जो बड़े बड़े टूल्स होते हैं ना उनके अंदर, वहां पे उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा। देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगी, यानी उन डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा और बड़ी डाटा टूल्स में, जहां से एनालिसिस होगा कि भाई किस एरिया में डेवलपमेंट की नीड है, कहाँ पे जो है, कहाँ पे मान लो अगर सेंसर लगा हुआ है व्हीकल्स के अंदर, तो कहाँ पे ट्रैफिक लाइट जो है ऑन करनी है। ठीक है, कहाँ पे जो है, जो ट्रैफिक है, जिस एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता होगा तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो इस टाइप के इनिशिएटिव चल रहे हैं अभी, हालांकि फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, बट इस टाइप के इनिशिएटिव इंडिया ले रहा है, ये हमें बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, की लोकल एंड स्टेट लेवल आईसीटी प्रोजेक्ट। अब छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके नाम, पहला भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक में हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया गया है। जो हम देखते हैं ना, हमारी जमीन के जो कागज होते हैं उनको डिजिटली अपलोड करके प्रॉपर सेफली रखा गया है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चला है केरला में, जिसका मतलब है फास्ट, रिलायबल, एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज, यानी कि एक सिंगल विंडो सिस्टम यूटिलाइजिंग जन सेवा केंद्र टू सिंप्लीफाई यूटिलिटी पेमेंट, सिविक रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि पेमेंट के लिए गेटवे लॉन्च किया है केरला ने। नेक्स्ट इज अक्षय प्रोजेक्ट केरला, अ नेटवर्क ऑफ 617 आईसीटी हब फोकस ऑन डिजिटल लिटरेसी, जहां पे वो लोग क्या करते हैं, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। नेक्स्ट इज ज्ञानदूत प्रोजेक्ट एमपी, लॉन्च किया गया इन 2000 इन रूरल धार डिस्ट्रिक्ट, जहां पे एम्प्लॉय लोकल एंटरप्रेन्योर टू रन ई चौपाल। ई चौपाल, देखो चौपाल होता है ना, हर एक गांव में चौपाल होता है एक एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ई चौपाल का मतलब क्या हुआ, विलेज इंटरनेट
that offer agriculture market pricing certificate application and loan processing in local language, कि जहां पे हम जो है अपनी क्रॉप का मार्केट प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ, अपनी क्रॉप का क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस फिक्स कर रहे हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जहां पे हम हर चीज में इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ई सेवा, कॉमन सर्विसेज सेंटर अलाउ सिटीजन टू पे यूटिलिटी बिल, जैसे कि बिजली वगैरह के जो बिल हो गए। ठीक है, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन एंड रिसीव सर्टिफिकेट स्मूथली ऑनलाइन ही। ठीक है, यानी कि हमें जो है अथॉरिटी के चक्कर काटने की नीड नहीं है, हम ऑनलाइन ही अब डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब चीजों को एसेस कर सकते हैं। अभी बहुत सारे हैं, ये आप पढ़ लेना, कॉमन है, ऐसा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें से आपको एटलीस्ट 5 याद होने चाहिए। ठीक है, 5 याद होने चाहिए अपने क्वेश्चन के अंदर कोट करने के लिए, जो भी इजी लगे 5 याद कर लेना। अब की चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आईसीटी के इम्प्लीमेंटेशन में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एक्सेप्टेड बनाने के लिए, और ज्यादा इसको, इसकी इंपॉर्टेंस जो है लोगों को बताने के लिए क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। पहला है डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड के अंदर क्या आता है, सोशो इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिक डिस्पैरिटी। हमें एक सीवियर गैप देखने के लिए मिलता है अर्बन और रूरल एरिया के अंदर। अर्बन एरिया में ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। रूरल एरिया में क्या है, कम अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग होते हैं, तो ज्यादा ऊपर से रिसोर्सेज नहीं होते बेसिक, जैसे कि अगर इंटरनेट चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी होना इज वेरी नेसेसरी, बेसिक टेलीफोन कनेक्टिविटी होना इज वेरी नेसेसरी, जो चीजें नहीं है वहां पे। Next, administrative and institutional roadblock. First, human and financial resource constraint, meaning a shortage of skilled human capital within public department, alongside high infrastructure deployment cost. यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई शॉर्टेज है स्किल्ड लोगों की। ठीक है, Next is resistance and culture, bureaucratic inertia and institutional resistance to change and occasional gap in political will or administrative commitment. यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, वो अपने पुराने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ गवर्नेंस है उसी पे स्टिक रहना चाहते हैं। वो ये जो न्यू ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है इसको लाना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट इज टेक्निकल डेफिशिट, स्लो प्रोग्रेस, सबसे ज्यादा करप्शन होना, slow progress in back-end computerization, inadequate monitoring, lack of rigorous long-term project evaluation, language barrier, a lack of intuitive digital resources available in regional Indian languages. देखो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट। अब इसके अंदर क्या है कि भाई पब्लिक जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इसके अंदर हाई स्किल्ड लोगों की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड कल्चर। रेजिस्टेंस एंड कल्चर का मतलब है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो पुराने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ गवर्नेंस है उस पर शिफ्ट रहना चाहते हैं, ना कि वो शिफ्ट होना चाहते हैं गवर्नेंस के ऊपर। वो चाहते हैं पुराना पेपर वर्क करते रहें, लोगों को घुमाते रहें, ठीक है, इजी चीजें हो ही ना। नेक्स्ट इज टेक्निशियल डेफिसिट। टेक्निशियल डेफिसिट का मतलब है कोई भी हम पोर्टल देखेंगे गवर्नमेंट का, तो कभी भी आप गवर्नमेंट वेबसाइट खोलोगे ना तो वो सही से वर्क नहीं करती। वो क्यों वर्क नहीं करती, क्योंकि पीछे टेक्निकल ग्लिच होता है, हमेशा जो टेक्नीशियंस हैं उनकी कमी होती है। नेक्स्ट लैंग्वेज बैरियर, ज्यादातर जो गवर्नमेंट वेबसाइट है आपको हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल मिलेंगी, तो इसलिए क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जिनको लिखना पढ़ना अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर आता है। फ्यूचर रोड मैप और स्ट्रेटेजी क्या है आईसीटी को इनेबल करने की इन गवर्नेंस, टू मेक ई गवर्नेंस ट्रूली सस्टेनेबल अ मल्टी pronged approach is necessary to bridge the digital divide and build long term capacity। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, यानी जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ आके इनिशिएटिव ले ई गवर्नेंस को इनेबल करने की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड करना जहां पर हम ई गवर्नेंस को सर्वाइव कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर दिस पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम।